बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स of 10th class. How are you? I hope you all perfectly all right. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों की छुट्टियों का सिलसिला जारी है और स्कूल इंतज़ामिया ने आपके लिए बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। तो इन क्लासेस में आपको अहम तरीन सिलेबस करवाया जा रहा है जो सालाना इम्तिहान का एक अहम जुज़ है। तो 10th क्लास तो ख़ास तौर पे आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो पेपरों की डेट कभी भी अनाउंस आगे पीछे हो सकती है। तो आप तो अच्छे तरीके से इसको देखें, जो काम आपको दिया जा रहा है उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इन क्लासेस में आपका जो अहम तरीन सिलेबस करवाया जा रहा है, आपको ये भी बताते चलें कि 12 दिसंबर को होने वाली PTM पे आपको एक विंटर टास्क दिया जाएगा। तो जो विंटर जो हॉलीडेज़ हैं उनका टास्क आपको दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और विंटर टास्क, इन तीनों पर फाइनल एग्ज़ाम जो है उसका इन्हिसार है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और विंटर टास्क जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये इनका इन्हिसार जो है फाइनल एग्ज़ाम का इन्हिसार इन्हीं के ऊपर है। लिहाजा आप एक अच्छे तरीके से दिल जमी के साथ ऑनलाइन क्लासेस लें और काम जो नोट किया है उसको याद करते जाएं साथ साथ। देखें ना कि काम साथ साथ याद करते जाएं और इसके अलावा दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक स्कूल आकर अपना काम चेक करवाएं। ठीक है, जो आप का जो काम है उसको साथ साथ चेक करवाते जाएं और 12 दिसंबर की जो PTM उसको आप लाजमी अटेंड करें हर हाल में। ठीक है, और अपना जो विंटर टास्क है उसको भी वसूल करें। तो ये तो कुछ बातें थी जो आपसे की, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ था। तो कुछ टॉपिक्स हमने स्कूल में किए थे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो हैं उसके जो रहते हैं वो हम अभी उससे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर में जो 15 है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कुछ। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखें लफ्ज़ होता है म्यूचुअल, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी पढ़ा होगा लफ्ज़ आपने कि म्यूचुअली एक दूसरे से मतलब जो कनेक्ट रखते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक है आपका पेज नंबर 130 के ऊपर एक टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली जो बात करता है म्यूचुअल इंडक्शन की, सबसे पहले फिजिक्स 3 दिसंबर जो ऐसे आपने डेट वगैरह साथ साथ लिखनी है। जो आपने काम आज जो आप कर रहे हैं ये आपने डेट भी साथ लिखनी है, क्लास वर्क आपकी क्लास हो रही है तो क्लास वर्क और डे भी लिखना है आपके साथ। ठीक है, यूनिट नंबर जो 15 है। तो टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको एक सिंपली मैं बात बता दूं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। एक कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट की चेंज की वजह से एक कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होता है इन नेबर कॉइल, वो साथ वाली कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल। इंड्यूस्ड करंट अगर एक कॉइल में पैदा हो जाता है
ठीक है। एक कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। अगर साथ वाली कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज कर दें तो अगर जो कॉइल है उसको उसके अंदर क्या होता है, दूसरी कॉइल में क्या पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो पीछे मैंने आपको जो टॉपिक किए हैं उसमें हमने इंड्यूस करंट का जिक्र किया है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो जिस तरफ बह रहा है उससे डिफरेंट होती है। जी लेंथ लॉ के अंदर भी हमने पढ़ा है, लेंथ लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। पिछला जो टॉपिक है उसको आपने भी देखना है पीछे से, अगर यहाँ से कुछ पॉइंट समझ नहीं आता तो आपने पीछे उसकी डेफिनेशन देख लेनी है, इंड्यूस करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं बताता भी चलूँ आपको इंड्यूस करंट क्या होता है कि अब देखें कि मैंने आपको फेनोमिना बताया था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द स्टडी करंट, ठीक है। तो अगर हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक पैदा हो सकता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो सकती हैं। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक से भी इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी हम बात करते हैं कि, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। अब देखें इसमें टू कॉइल्स हैं, लेट फर्ज करने हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ए है दूसरी बी है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब देखें जो कॉइल ए है, ए कॉइल के अंदर हमने क्या दिया, इसको बैटरी भी लगाई इसके साथ, ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें से हमने करंट प्रोड्यूस करवाया, हमने बैटरी इसको करंट दिया, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरना शुरू हो गई। अब ये जो है इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो करंट का जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से ये लाइन जो है वो यहाँ तक मौजूद नहीं रही। साथ वाली कॉइल जिसके साथ कोई हमने कनेक्शन नहीं लगाया तो वैसे कॉइल पड़ी हुई है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं इसमें से गुजरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वो भी मूव करना शुरू हो जाएगी कॉइल। तो सपोज दैट टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस टू ईच अदर, टू कॉइल्स ए एंड बी, इसकी जो हम एक्सप्लेनेशन तरफ चलते हैं कि ए और बी टू कॉइल्स हमने करीब करीब रख ली है ना, देख रहे हैं आप। तो नेक्स्ट ईच कॉइल ए को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पहले भी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि द कॉइल ए इज कनेक्ट टू द बैटरी एंड स्विच, ये स्विच के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। वाइल द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्ट टू द कॉइल बी के साथ हमने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो इसकी डिफ्लेक्शन को चेक करेगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें कि वी ऑब्जर्व दैट सोन द स्विच ऑफ द कॉइल ए इज क्लोज्ड। अगर हम उसको क्लोज कर देते हैं, स्विच ए को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जब देखें ना कि ओपन हो तो सर्किट में मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं पास कर रहा, जब इसको क्लोज करेंगे यानी इस सर्किट को आपस में मिला देंगे तो कनेक्शन चल जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा, उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर शोज, जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा ना, इस कॉइल में पैदा होगा, ये कॉइल मूव करेगी। अब इस कॉइल की वजह से साथ पड़ी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखें इसको हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद इसमें से करंट बहना शुरू हुआ, तो इसमें से जो करंट मतलब वो करंट की रिफ्लेक्शन जो है, क्योंकि ना करंट इंड्यूस हो गया ना इसमें, मतलब करंट इंड्यूस होने की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैदा हो गई और ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो साथ पड़ी कॉइल जो है उसने भी मूव करना शुरू किया।
तो हमने देखा कि जो गैल्वानोमीटर है उसके ऊपर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हमें शो हो रही है इसके ऊपर कि इसमें थोड़ा सा करंट एक मोमेंट के लिए हमें पता चला कि इसमें करंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम जो हम करते हैं इसी तरह हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, फिर ये क्लोज किया था, हमने इसको ओपन कर दिया, करंट कनेक्शन खत्म, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। तो द गैल्वानोमीटर अगेन शोज द डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, करेगा। ठीक है, हमने ये स्विच को हमने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया, पहले क्लोज किया था, हमने कनेक्शन को ही कट कर दिया। तो इसमें से वो हमने देखा कि इस गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है, करंट की डिफ्लेक्शन है। उस द गैल्वानोमीटर अगेन शोज द डिफ्लेक्शन बट दिस टाइम डायरेक्शन इज ऑपोजिट, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्यों होगी ऑपोजिट? यही तो बात है कि ऑपोजिट क्यों होगी, क्योंकि उसमें करंट इंड्यूस करंट पैदा हुआ है। इंड्यूस करंट किसकी वजह से पैदा होता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है तो वो डिफ्लेक्शन उसने शो कर दी कि ये क्या है हमारे पास है, इंड्यूस करंट इस कॉइल में भी पैदा होना शुरू हो गया। अब देखें ना, एक कॉइल को की वजह से दूसरी कॉइल में अगर करंट बहना शुरू हो जाए, इंड्यूस करंट बहना शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये प्रोसेस सारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का है। हमने पीछे पढ़ा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। हम चलते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को तब्दील होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो गया थ्रू इट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपने इसको किया या नहीं, तो इसमें ये पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऑस्टवर्ड एम्पेयर ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर में से अगर पास होता है तो उसमें उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। उसके अंदर वो हमने जो नीडल्स रखी थी वो मूव करना शुरू कर दी। मगर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम पैदा करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से अगर हमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड मतलब करंट पैदा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन नाइबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर हम व्हेन द स्विच ऑफ कॉइल ए इज क्लोज्ड, इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको हम क्लोज कर देते हैं तो क्या होगा, इज क्लोज अ करंट बीइंग फ्लो इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा अक्रॉस द कॉइल के गिर्द, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट पैदा हो रहा है, सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी। देखना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्सेस ये पैदा हो रही है, कुछ आगे भी इसमें भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस से ये जो पैदा हुई है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फोर्सेस ये पैदा हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फोर्सेस इसमें पैदा हो रही है तो कुछ ना कुछ आगे चली जाएंगी, इस कॉइल को मूव करवाना शुरू कर देंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं
अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमने कनेक्शन को कट कर दिया, फिर भी इसमें पैदा हो रही है, मतलब वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन जो है वो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए ये करंट इसमें इंड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो गया। इसी तरह इस टॉपिक को आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसको याद करना है। एक टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली अब हमने जो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है ना, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अ ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी जो वोल्टेज है उनको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, बेटा आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर का जो काम है, वर्क है, वो क्या है कि अगर हमारे पास पावर स्टेशन से बिजली आती है, एसी करंट आता है, तो उसको मतलब अगर काम ये ज़्यादा कर सकते हैं। आम जो सप्लाई है वो हमें 2 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट की मिलती है, तो उसमें जो एसी है, एसी करंट को जो ट्रांसफार्मर है कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि द ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी करंट। एसी करंट मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उसको चेंज कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। वोल्टेज यूएच द ट्रांसफार्मर इज कॉमन बिकॉज दे चेंज वोल्टेज विद रिलेटिवली लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब वोल्टेज चेंज कम या ज़्यादा इसमें होते रहते हैं। ये वर्किंग जो है आमतौर पर ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल्स होती हैं। एक हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर है ट्रांसफार्मर का, ये इसमें 2 कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। एक कौन सी कॉइल है? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें दो मतलब 2 कॉइल्स होती हैं। तो बट वुड अराउंड द सेम आयरन कोर, मतलब आयरन कोर की बनी होती है। वन कॉइल इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरी कॉइल को आप सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो द अदर कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल्स जो हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो टर्न्स होगी एन पी से हम डिनोट करेंगे, और एन एस से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉइल ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स को हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, अगर हम कर देते हैं वोल्टेज के साथ सोर्स, द चेंजिंग द करंट क्रिएट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय विच द कैरिड थ्रू द कोर, एंड सेकेंडरी कॉइल जो है इन द चेंजिंग द फील्ड इंड्यूस्ड इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसी तरह इसमें ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज, वीएस कहते हैं उसको। अगर V इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी कॉइल के प्रोपोर्शनल होता है, VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। अब आगे हैं इसके ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स हैं इसकी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो if a secondary voltage is larger than the primary voltage, the transformer called step। अब देखें ना, अब सेकेंडरी वोल्टेज जो है प्राइमरी से अगर ज़्यादा हो, अब देखें ना ये वोल्ट कितने आ रहे हैं, 400 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये वोल्ट कितने हैं, यानी सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेज हैं वो 400 हैं, एंड प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज कितने हैं, 100 वोल्टेज हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर नंबर ऑफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन और लार्जर देन द नंबर ऑफ वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उलट है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है, तो देख रहे हैं ये 200 वोल्ट है और ये 1000 है, तो मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज
लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपने एक देखे ना कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसके टू आपने डायग्राम बनानी है। उसके बाद इसमें प्राइमरी कॉइल के बारे में लिखना है, सेकेंडरी कॉइल के बारे में लिखना है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी इक्वेशन है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ठीक है, इसकी वर्किंग लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरीके से पूरा इसको रीड करना पहले। ठीक है, अच्छी तरह से रीड करना, वो चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये 10th क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।